नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वाटर विजन एट 2047 विषय पर राज्य मंत्रियों का पहला वार्षिक सम्मेलन आज से। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। कश्मीर के हिंदुओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए राजौरी और पुंछ में सीआरपीएफ के 2000 जवान होंगे तैनात। हाल ही में हुई 2 आतंकी घटनाओं के बाद घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे थे सवाल। भारत और फ्रांस के बीच आज से 36वीं रणनीतिक वार्ता होगी शुरू। व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार। एनएसए अजीत डोभाल वार्ता में करेंगे भारत का नेतृत्व। ईरान ने अभिनेत्री तारानेह अली दोस्ती को 18 दिन की हिरासत के बाद जमानत पर किया रिहा। हिजाब विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्ति को फांसी देने की आलोचना करने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। रिहाई के बाद समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत, जमकर मनाया गया जश्न। और भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज। श्रीलंका सीरीज में बराबरी करने और भारत अजेय बढ़त बनाने का करेगा प्रयास। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भारत और फ्रांस आज से होने वाली 36वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि फ्रांस के शिष्टमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बॉने करेंगे। दोनों पक्ष विस्तृत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बॉने अन्य भारतीय हस्तियों से भी मिलेंगे। 35वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता नवंबर 2021 में पेरिस में हुई थी। जम्मू में सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 2000 से अधिक जवानों को तैनात किया जा रहा है। राजौरी और पुंछ जिलों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ की 20 से अधिक कंपनियों को तैनात किया जा रहा है, जिनमें 2000 से अधिक जवान शामिल हैं। राजौरी हमले के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सीमावर्ती जिलों में अपने क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 2 आतंकवादी हमलों में 2 बच्चों सहित 6 लोग मारे गए थे और 11 अन्य घायल हो गए थे। इन हमलों के मद्देनजर ये घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के एक हिस्से पर रोक लगा दी है। सियाचिन में पहली महिला सेनाधिकारी की तैनाती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की नारी शक्ति की भावना को दर्शाता है। इंजीनियर्स कोर की कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम चौकी पर तैनात किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर महिला सैन्य अधिकारी की पहली बार तैनाती हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सियाचिन में पहली महिला सैन्य अधिकारी की तैनाती की सराहना की।
क्षेत्र में किसी महिला सैन्य अधिकारी की ऐसी पहली परिचालन तैनाती में कोर ऑफ इंजीनियर्स की कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में फ्रंट लाइन पोस्ट पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर विजन एट 2047 विषय पर अखिल भारतीय जल मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश के भोपाल में वाटर विजन एट 2047 इस विषय पर अपना पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य देश में जल संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सतत विकास और हमारे युवाओं के लिए निवेश के अवसर पैदा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इस पहल का मकसद देश को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश तैयार करेगा। मिशन के लिए शुरुआती खर्च 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन के तहत 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 2030 तक 6 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। साथ ही इससे जीवाश्म ईंधन के आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 5 करोड़ टन की कमी आएगी। मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन और इससे जुड़े उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों का सृजन होगा और इसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। मिशन हरित हाइड्रोजन की मांग तैयार करने के साथ उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। 8 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख सीधे तौर पर इसमें जॉब्स क्रिएशन होगी, 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस एमिशन को अवॉइड किया जाएगा, कम होंगे, और 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम भी इसके माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लिए केंद्रीय क्षेत्र प्रसारण आधारभूत ढांचा और नेटवर्क विकास योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी BIND स्कीम पर इस फैसले से भारत में खासकर दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसे विविध क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इसके तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ श्रम शक्ति भवन में बैठक की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि SYL मुद्दे में हम अभी तक निष्कर्ष पर नहीं बढ़ पाए हैं। पानी के बंटवारे का काम ट्रिब्यूनल का है, उसके फैसले के अनुसार बांट लेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि SYL पर बात हुई थी, हम अपना सतलुज बचाना चाहते हैं, हमारे पास पानी नहीं है, हम चाहते हैं कि हरियाणा को पानी मिले, लेकिन वे गंगा या यमुना से ले लें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। भगवंत मान ने उपराष्ट्रपति को नए साल की शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्हें अवगत कराया कि राज्य सरकार महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि विकास का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच सके। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली के लिए उत्साह से काम करेगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। संसद और महामारी इस विषय पर हुए सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे भारत कोरोना महामारी के दौरान संसद की बैठक आयोजित करने में सक्षम रहा। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई में भारत का हमेशा
भारत हमेशा सबसे आगे रहा है। महामारी के दौरान भी भारत ने 150 से अधिक प्रभावित देशों को टीका, चिकित्सा उपकरण और दवाओं के रूप में सहायता पहुंचाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राजस्थान के बूंदी में कौशल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। कौशल महोत्सव के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही कैंप कार्यालय में संसदीय नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण जन सुनवाई के माध्यम से करेंगे। आज दिल्ली का सबसे सर्द दिन है। उत्तर पश्चिमी दिशाओं से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से बुधवार को दिल्ली का पारा नैनीताल, देहरादून, जम्मू, कटरा और अमृतसर से भी नीचे चला गया था। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 10 साल बाद 4 जनवरी को न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राष्ट्रीय राजधानी में आज शीतलहर चलेगी और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है और फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं नजर आ रही। आज तापमान और गिरने की आशंका है। कोहरे का भी असर बना हुआ है। आज सवेरे दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जबकि सभी उड़ानों का संचालन इस समय सामान्य है। फिर भी यात्रियों को संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर लेने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोहरे के कारण उत्तर रेलवे की 12 ट्रेन देरी से चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। 7 जनवरी तक तापमान 4 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं अगले कुछ दिनों तक दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. And every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले अब एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर हैं। वे आज सुबह 11:30 बजे जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और बीबीआई ग्राउंड धर्मनगर त्रिपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वे जन विश्वास यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे तुमकुरू, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जिलों का दौरा करेंगे। साथ ही वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में भाग लेंगे। बहुचर्चित बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे इस साल के विधानसभा चुनाव से पहले खोले जाने की संभावना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका निरीक्षण करेंगे। गडकरी एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इसे औपचारिक रूप से खोले जाने की संभावना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज केरल के तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां एक समान हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से संचालित की जाएंगी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर के केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में शुरू हो रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे।
उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मसले पर कोर्ट अपना फैसला आज देगी। 3 जनवरी को अदालत में इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्टील सिटी का दौरा करेंगे और भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राज्य में 13 से 29 जनवरी तक होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 से पहले मुख्यमंत्री पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में 146.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। प्रभावित तंबाकू किसानों को 28 करोड़ रुपए की सहायता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के तंबाकू बोर्ड की उत्पादक कल्याण योजनाओं के प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपए के विशेष ब्याज मुक्त ऋण के लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। इससे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मंडूस से प्रभावित 28,000 से अधिक तंबाकू किसानों को सीधा लाभ होगा। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बागपत से शामली होते हुए हरियाणा की ओर रवाना हो जाएगी। 3 जनवरी को यह यात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई थी। टॉप 10 खबरों के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 2023 के अपने पहले प्रमुख भाषण में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हुए मुद्रास्फीति को आधा करने, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अवैध अप्रवासन को रोकने का संकल्प लिया। सुनक ने ब्रिटेन की धीमी अर्थव्यवस्था से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया और राष्ट्रीय ऋण को कम करने का वादा किया। साथ ही ब्रिटेन की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में बड़े पैमाने पर बैकलॉग को कम करने की भी कसम खाई। 5 promises. We will halve inflation, grow the economy, reduce debt, cut waiting lists and stop the boats. Those are the people's priorities. They are your government's priorities, and we will either have achieved them or not. No tricks, no ambiguity. We're either delivering for you or we're not. ईरान ने अभिनेत्री तारानेह अली दोस्ती को 18 दिन की हिरासत के बाद जमानत पर रिहा कर दिया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ISNA ने इस खबर की जानकारी दी। अली दोस्ती की रिहाई के बाद समर्थकों ने फूलों से उनका स्वागत किया। बता दें कि दिसंबर 2022 में अली दोस्ती को हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल एक व्यक्ति को फांसी देने की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए बाइडेन प्रशासन तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में अमेरिका सोलोमन द्वीप में अमेरिकी दूतावास को फिर से खोलने की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस को सूचित किया है कि वो जल्द ही सोलोमन की राजधानी होनियारा में एक पूर्व अमेरिकी काउंसलर संपत्ति के स्थान पर एक अंतरिम दूतावास स्थापित करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अटलांटिक में दुनिया की सबसे तेज मिसाइल जिरकॉन को तैनात किया है। जिरकॉन मिसाइल से लैस रूसी नौसेना का एक युद्धपोत हाल ही में अटलांटिक महासागर में पहुंचा है। इसे पश्चिम के लिए एक संकेत बताया जा रहा है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। रूस की ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। WHO के प्रमुख ने कहा कि समूचे विश्व में कोरोना वायरस के विस्फोटक प्रसार और सरकारी आंकड़ों की कमी के बीच चीन में लोगों के जीवन के लिए मौजूदा खतरे को लेकर वो चिंतित हैं। WHO महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि एजेंसी ने हाल ही में चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात की ताकि अस्पताल में भर्ती होने की दर और आनुवंशिक अनुक्रम सहित कोविड-19 के मामलों के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के महत्व को रेखांकित किया जा सके। With circulation in China so high and comprehensive data not forthcoming, as I said last week, it's understandable that some countries are taking steps they believe will protect their own citizens. This data is useful to WHO and the world, and we encourage all countries to share it. Data remains essential for WHO to carry out regular
rapid and robust risk assessments of the current situation and adjust our advice and guidance accordingly. यूरोपीय आयोग ने ब्रसेल्स की एक बैठक में कहा कि यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में ज्यादातर देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच किए जाने पर सहमति व्यक्त की है। चीन से आने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यात्रियों की जांच करने के बारे में चीन सरकार की चुप्पी को लेकर यूरोपीय संघ के अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। फ्रांस, स्पेन और इटली यूरोपीय संघ के उन देशों में है जिन्होंने चीन से आने वाले यात्रियों की जांच करने की शर्त पहले से ही लागू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले राज्य सरकार को अमेरिका और कनाडा के निवेशकों से कई आशय पत्र मिले हैं। 8 निवेशकों ने प्रदेश सरकार के साथ 19,265 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। बुधवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में इन देशों में गए दलों ने 3 दिन में 51 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस बैठकें की। इससे प्रदेश को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 27 आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8 प्रस्तावों के एमओयू में हस्ताक्षर हुए हैं। 4 एमओयू रणनीतिक साझेदारी के हैं और 19 प्रस्तावों पर निवेशक सम्मेलन GIS 23 से पहले हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2017 से अब तक लंबी दूरी तय की है। उन्होंने 2017 में 85,390 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया था, जबकि 2021-22 में ये 66,539 करोड़ रुपए के मुनाफे में बदल गया। पब्लिक सेक्टर के अधिकारियों का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक PSB का मुनाफा बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। सरकार ने पिछले 5 वित्त वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान PSB के पुनर्पूंजीकरण के लिए 3,10,997 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 16 देशों में हुए रोड शो के बाद घरेलू रोड शो की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है। आज से 27 जनवरी तक देश के 9 बड़े शहरों में होने जा रहे इन रोड शो की शुरुआत मुंबई से होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन यानी आज और कल आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और देशी निवेशकों को साधेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें यूपी में निवेश करने का न्योता देंगे। इस दौरान वे टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, पिरामल एंटरप्राइजेस, पार्ले एग्रो, JSW ग्रुप और स्टार एंड डिज्नी समूह के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। उत्तरी गोवा के मोपा में हाल ही में उद्घाटन किए गए मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आज से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया जाएगा। मोपा एयरपोर्ट की लागत 2,870 करोड़ रुपए है। गोवा स्थित इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 में किया था। आधुनिक गोवा के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के योगदान की स्मृति में इस हवाई अड्डे का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। हैदराबाद से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान आज उत्तरी गोवा के नए मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले उतरेगी। जानकारी के मुताबिक विमानतल पर घरेलू परिचालन आज से शुरू हो गया है और अब कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी मोपा विमानतल से शुरू होने की संभावना है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला पुणे के मैदान में शाम 7 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया के खिलाड़ी संजू सैमसंग इंजरी के चलते श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। मुंबई में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में उसकी कोशिश आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने का होगा। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही।
जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 5 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 5 जनवरी साल 1971 को क्रिकेट के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला गया। यह मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में खेला गया। आज भले ही एक दिवसीय मुकाबला 50-50 ओवर का होता है, लेकिन यह पहला एक दिवसीय मैच 40-40 ओवर का खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए थे। जवाब में बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट शेष रहते 191 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। 82 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एड्रिच ने वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच खिताब हासिल किया। 5 जनवरी साल 1880 को क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष का जन्म हुआ। घोष भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। उन्हें बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है। वे आध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को ही जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। 1909 में हुए अलीपुर बम कांड के लिए बारिंद्र घोष और युगांधर पार्टी के सदस्य उल्लासकर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप से सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।